हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजियोथेरेपी गैंग पे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग बच्चों आपने सुना होगा, अभी तक आपने स्ट्रेचिंग बहुत बार किया भी होगा, पर याद रखिएगा हम लोग फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं। हम लोग स्ट्रेचिंग को कैसे वो काम करती है, उसका पीछे का साइंस क्या है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, वो हम समझेंगे। तब जब आप ये चीज समझ जाएंगे तब आपको प्रॉपर पता चलेगा कि स्ट्रेचिंग कैसे काम करती है। ओके, ये हमारी जो स्ट्रेचिंग होती है वो योगा थेरेपी की स्ट्रेचिंग नहीं है, वो उससे कहीं एडवांस है। तो आइए समझते हैं। स्ट्रेचिंग बेसिकली हम लोग कब करते हैं? जब कोई मसल हमारी टाइट हो जाती है, कोई एडहेशन फॉर्म हो जाता है, कोई मसल में स्पास्टिसिटी हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। कॉन्ट्रैक्चर्स में तो नहीं करते स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग क्या है? बेसिकली एक फिजिकल एक्सरसाइज या एक मनोवियर है। ठीक है, स्ट्रेचिंग देखना यार, हमेशा एक पैसिव फोर्स होता है। स्ट्रेचिंग खुद से भी हम लोग कर सकते हैं, बट स्ट्रेचिंग ज्यादातर जब कोई और कराता है तो वो ज्यादा बेटर फॉर्म होता है। तो ये भी एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज या मनोवियर है। ठीक है, डिजाइन टू इलोंगेट शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू। क्या करने के लिए? इलोंगेट करने के लिए। मतलब हमारी कोई भी सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू मतलब कि हमारी मसल है, लिगामेंट है, ठीक है, जॉइंट्स के अराउंड जो भी कार्टिलेज वगैरह होता है, फेसिया होती है, स्किन होती है, जो भी सॉफ्ट टिश्यू होती है, हार्ड टिश्यू नहीं, सॉफ्ट टिश्यू की बात हो रही है, उसको जो इलोंगेट है, उसको लंबा करने के लिए, ठीक है, जो छोटी हो गई सॉफ्ट टिश्यू हमारी छोटी हो गई, उसको लंबा करने के लिए जो एक्सरसाइज या मनोवियर हम लोग देते हैं, एक पैसिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचिंग। ओके, सो स्ट्रेचिंग का जो यूज है वो आपको पता ही होगा। क्या करेगी? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएगी, सर्कुलेशन बढ़ाएगी, स्टिफनेस को कम करेगी, इंजरी के रिस्क को कम करेगी। आप मान लीजिए एथलीट हैं, आप ग्राउंड में दौड़ने जाते हो, ठीक है, अगर आपकी मसल्स टाइट है, उसमें अगर आप दौड़ेंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा। तो जब भी कोई भी मूवमेंट हम करते हैं, जिम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे प्री एंड पोस्ट में हमेशा स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं। तो स्ट्रेचिंग से क्या होता है? रिस्क ऑफ इंजरी भी कम होती है। उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग करने की वजह से हमारी जो डिफॉर्मिटीज हैं, हमारी जो पोस्चर एंड बैलेंस है, वो मेंटेन होता है। डिफॉर्मिटीज हमारी करेक्ट होती है। अगर किसी की मसल लंबे समय तक टाइट रहती है तो उसका जो पोस्चर होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है। बट अगर वो मसल्स ढीली हैं, अपने ओरिजिनल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में है, तो उनका पोस्चर मेंटेन रहता है। तो स्ट्रेचिंग हमारा डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने में, पोस्चर और बैलेंस बनाने में भी बहुत हेल्प करती है। अब देखिए, स्ट्रेचिंग जो हम देते हैं, इसकी वैरायटीज की बात करें तो स्ट्रेचिंग हम लोग मस्कुलर स्ट्रेचिंग ज्यादातर कॉमन है। मस्कुलर स्ट्रेचिंग हम लोग देते हैं, मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। उसके साथ में हम लोग ज्वाइंट के इर्द गिर्द जो एरिया होता है उसमें भी स्ट्रेचिंग देते हैं। स्किन की स्ट्रेचिंग भी हम लोग देते हैं, जैसे बर्न हो जाता है तो वहाँ पे स्किन की स्ट्रेचिंग काम आती है। इसके अलावा फेसिया की भी स्ट्रेचिंग होती है, और भी बहुत तरीके की स्ट्रेचिंग हम आने लगे। बट जो बेसिक है आपका, वो हमें मस्कुलर ज्वाइंट की स्ट्रेचिंग हमें पढ़ेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग में आता है पैसिव एंड एक्टिव। एक तीसरा भी टाइप है, वही मैं आपको बताता हूँ। पहले देखते हैं पैसिव क्या होता है। पैसिव बेसिकली जब कोई अपोजिट बंदा है, कोई पेशेंट, कोई फैमिली मेंबर जब करा रहा है, कोई मैकेनिकल डिवाइसेस करा रही है, तो उसको बोलते हैं पैसिव। तो पैसिव में भी हमारे 4 टाइप्स हैं बेसिकली। ठीक है, स्टैटिक, स्टैटिक प्रोग्रेसिव, साइक्लिक और इंटरमिटेंट एंड मैकेनिकल स्ट्रेचिंग। ये सारे के सारे पैसिव, यानी कि कोई और कराएगा। पेशेंट जो होगा वो खुद की हेल्प से खुद से नहीं करेगा, या तो कोई और बंदा कराएगा, या पेशेंट अपने ही किसी अपोजिट लिम्ब की हेल्प से कराएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव स्ट्रेचिंग। इसमें पहला है स्टैटिक। स्टैटिक जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ कोई चीज लगातार एक फिक्स उसमें चल रही है। ठीक है, तो स्टैटिक क्या होता है? जब आप नॉर्मल, मान लीजिए आप किसी के हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो जब हैमस्ट्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं तो एक इंड रेंज जाने के बाद आप उसको स्ट्रेचिंग करते रहते हैं, फिर एक जगह जाकर रुक जाता है, तो उसी जगह पे आप ले जाके थोड़ी देर होल्ड करते हैं। आप यहाँ ऊपर वीडियो में देख सकते हैं, उसको आप थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं। ठीक है, तो वो एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग हुआ। फिर उसको रिलैक्स करते हैं, फिर जब अगली बार इसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी रेंज बढ़ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग बेसिकली 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड तक स्ट्रेच करते हैं, होल्ड करते हैं, उसको फिर उसको रिलैक्स कर देते हैं। फिर आता है स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग। अच्छा, जो सबसे कॉमन स्ट्रेच इन सब में होता है, सबसे जो कॉमनली परफॉर्म किया जाता है, वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है। ज्यादातर सब जगह यही परफॉर्म किया जाता है। ओके, फिर स्टैटिक प्रोग्रेसिव में क्या होता है? बिल्कुल स्टैटिक स्ट्रेचिंग की तरह ये भी है, बस इसमें क्या होता है, जब हम किसी पार्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके बाद हम रिलैक्स करते हैं ना, तो प्रोग्रेसिव में हम रिलैक्स नहीं करते हैं, फर्दर नई रेंज में ले जाते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, फिर जब से और स्ट्रेच मसल हो जाती है फिर उसको और नई रेंज में ले जाते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, फिर कुछ देर के बाद फिर हम उसको छोड़ते हैं। तो मतलब वहां पे हम लोग प्रोग्रेस करते रहते हैं। तो वो हो गया स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग। फिर तीसरा आता है साइक्लिक या इंटरमिटेंट। इसमें क्या होता है? बहुत छोटे छोटे स्ट्रेच देते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रेच देते हैं और लगातार देते हैं, जल्दी जल्दी छोटे छोटे स्ट्रेच देते हैं। ठीक है, फिर बीच में एक छोटा सा गैप लेंगे, फिर लगातार 4-5 बार छोटा छोटा स्ट्रेच देंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। तो ये साइक्लिक या फिर इंटरमिटेंट स्ट्रेचेस को बोलते हैं। फिर आता है मैकेनिकल स्ट्रेचिंग। मैकेनिकल में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग कोई डिवाइसेस या मैनुअल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा पेशेंट है जो चल फिर नहीं सकता, जिसकी मसल्स में उतनी पावर नहीं रह गई, तो वहाँ पे फिर हम उसको मैकेनिक्स का यूज करके वहाँ पे लो इंटेंसिटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन का स्ट्रेच हम प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि कोई हम ऐसा स्ट्रेच कर रहे हैं जहाँ पे हमने किसी एक पेशेंट को कोई मशीनरी में उसको सेट कर दिया, ऑटोमेटेड मशीन है, या फिर उसको हमने कुछ टाइमिंग सेट करके 20 मिनट से लेकर घंटे जितना हमें स्ट्रेच देना है उसको छोड़ दिया, तो उसमें क्या होता है? बहुत धीरे धीरे हल्की हल्की स्ट्रेचिंग
स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी और काफ़ी टाइम तक होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेचिंग। आपने डायनमोमीटर देखा होगा, वो भी कहीं ना कहीं मैकेनिकल स्ट्रेचिंग में ही आता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिव स्ट्रेचिंग की। ओके, सो नाउ सेकंड टाइप इज एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है, जब पेशेंट खुद से जब एक्टिवली परफॉर्म करता है किसी स्ट्रेचिंग को, तो उसको बोलते हैं एक्टिव स्ट्रेचिंग। एक्टिव में क्या होता है, पहला है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले आप लोग ये आर्म स्विंग्स करते हैं वैसे ऐसे, ठीक है। तो जो नॉर्मल मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आप लोग 8 से 10 से 12 रेप्स मारते हो, ठीक है, जिसमें आप स्लो से फास्ट जाते हो धीरे धीरे, ठीक है। पहले आप धीरे धीरे ऐसे करते हो, फिर तेजी से ऐसे करते हो, ओके। सो ये स्लो टू फास्ट इसमें बढ़ाते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि हम या तो मूवमेंट की स्पीड बढ़ा देते हैं या जो हमारा रेंज है उसको बढ़ा देते हैं, ओके। सो इस स्ट्रेचिंग को बोलते हैं डायनामिक स्ट्रेचिंग। उसका दूसरा आता है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। बैलिस्टिक में क्या होता है, ये ज्यादातर एथलीट्स के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, हम जैसे मान लीजिए आपने पेंडुलम मूवमेंट देखा होगा, हाथ में मैं एक डंबल ले लूं और अपने पेंडुलम मूवमेंट करा अपने शोल्डर जॉइंट का, तो पहले धीरे धीरे करेंगे, स्लोली स्लोली। पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग देंगे, ओके, स्टैटिक स्ट्रेचिंग देंगे कुछ रेंज तक, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा कंट्रोल्ड मूवमेंट कराएंगे, फिर उसके बाद तेजी से जितना इन रेंज तक जा सकता है वो रेंज हम ले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक स्ट्रेच। ये ज्यादातर एथलीट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। ध्यान दीजिएगा कि बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग में आप काफी मूवमेंट फास्ट करा सकते हो, बट डायनेमिक में आप फास्ट मूवमेंट तो कराओगे, बट वो मूवमेंट जर्की नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा बाउंसी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वो बैलिस्टिक में हो सकता है। बैलिस्टिक में आप किसी भी रेंज, हाई स्पीड तक जा सकते हो, ओके। फिर आता है सेल्फ स्ट्रेचिंग। सेल्फ स्ट्रेचिंग ज्यादातर अर्ली रिकवरी स्टेजेस में दिया जाता है, जो कुछ पेशेंट जो काफी वीक होते हैं उनके लिए। तो ये एक तरह से होम एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि ये टॉवेल की मदद से, स्ट्रैप की मदद से या खुद के हाथ की मदद से घर पे पेशेंट खुद से करता है। बहुत बेसिक से स्टैंडर्ड एक्सरसाइजेस होती हैं। फिर चौथा आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएनएफ स्ट्रेचिंग। तो प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो मस्कुलर फैसिलिटेशन इसको बोलते हैं। इसमें भी कई मेथड्स हैं, उसको मैं बारी बारी से आपको समझाता हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड नंबर, पीएनएफ स्ट्रेचिंग। सो पीएनएफ स्ट्रेचिंग क्या होता है, ये जो काम करता है ऑटोजेनिक इनहिबिशन एंड रेसिप्रोकल इनहिबिशन पे काम करता है। ऑटोजेनिक इनहिबिशन, देखो यार, तुम लोगों ने अगर मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, मसल्स कैसे काम करती है, तो वहां पे आपने जीटीओ पढ़ा होगा, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, मसल स्पिंडल्स, मसल फाइबर्स, ये सब आपने पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो कमेंट से प्लीज बताओ, मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाता हूँ। तो देखो हमारी मसल, जैसे मान लीजिए मेरी ये बाइसेप मसल है, यहाँ पे इसका टेंडन है एल्बो पे, ठीक है। तो टेंडन के अराउंड एक ऑर्गन होता है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, ठीक है, जीटीओ उसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो जब भी हमारी मसल यानी कि जब हमें मसल की टोन जो होती है बढ़ती है, जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या मसल पे लोड डालते हैं, तो वो क्या करता है, तुरंत हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजता है और हमारे जो मसल होती है उसको रिलैक्स करता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसकी वजह से हम अपनी मसल को फटीग होने से बचाते हैं। तो इसी का फायदा उठा के हम यहाँ पे मसल को स्ट्रेच कराएंगे। कैसे, देखते हैं। सो पहला मेथड है होल्ड एंड रिलैक्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मेथड। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, तो हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग हम लोग पहले जितनी रेंज तक जा रही है लेग को लेके जाएंगे, उसके बाद एक ऐसा रेंज आएगा जहां पे हमें रिस्ट्रिक्शन फील होगा। अब वहीं पे हमें स्ट्रेचिंग देना है होल्ड एंड रिलैक्स मेथड से। कैसे, हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करने को, यानी हम हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग दे रहे हैं तो बोलेंगे कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करो। तो पेशेंट क्या करेगा, अपने जो हैमस्ट्रिंग है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस पर ताकत लगाएगा, ठीक है। हमें पैर को हिलने देना, हमें उसको होल्ड करना है। पेशेंट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, हम उसको पकड़ के रखे हैं, हम उसको रोक के रखे हैं, कितने सेकंड के लिए, 8 से 10 सेकंड के लिए। जब हम रोक के रखेंगे तो पेशेंट के मसल, जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होंगे, उसके जो टेंडन्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो तुरंत सिग्नल भेजेगी और क्या होगा, वो मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो हम 8 से 10 सेकंड में उस मसल को आराम से छोड़ देंगे, वो मसल ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस पर टेंशन बढ़ी, गोल्गी टेंडन ऑर्गन एक्टिवेट हुआ, उसने हमारे दिमाग को सिग्नल भेजा, दिमाग ने बगल में सिग्नल भेजा, तुरंत हमारी जो मसल है वो क्या हो, रिलैक्स हो गई। तो इसी मेथड को बोलते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन, और होल्ड एंड रिलैक्स इसी मेथड पे काम करता है। अब दूसरा मेथड आता है अगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये काम करता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन पे। तो अगोनिस्ट आपको पता होगा, अगोनिस्ट क्या होता है, जो मसल जो मेन मूवर होती है, जो एक्टिवली परफॉर्म कर रही होती है, वो होती है अगोनिस्ट। उसके अपोजिट जो मसल होती है वो होती है एंटागोनिस्ट। जैसे हमारी बाइसेप अगोनिस्ट हुई तो ट्राइसेप एंटागोनिस्ट हुई। अगर हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो ट्राइसेप अगोनिस्ट हुई, बाइसेप हमारा एंटागोनिस्ट हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं अगोनिस्ट का, यानी हम लोग पैर को हमने उठाया, हमें हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है। हमारी हैमस्ट्रिंग जो है टाइट हो गई, हमें उसको स्ट्रेच करना है, तो हमने पैर को उठाया, हमें रिस्ट्रिक्शन फील हुआ। अब हम दूसरा मेथड लगाएंगे। कैसे, क्या बोलेंगे, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे अगोनिस्ट का। हम बोलेंगे कि भाई साहब, पेशेंट को बोलेंगे भाई साहब आप अपने क्वाड्रिसेप्स को एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करो। तो वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे अगोनिस्ट का, यानी कि नी का एक्सटेंशन करवाएंगे। और जैसे ही भाई साहब हमारा एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करेंगे क्वाड्रिसेप्स यानी नी का एक्सटेंशन होगा, वैसे ही क्या होगा, एंटागोनिस्ट जो मसल हो गया, यानी जो हमें क्वाड्रिसेप के अपोजिट में जो एंटागोनिस्ट यानी कि जो हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप का एंटागोनिस्ट कौन है, हैमस्ट्रिंग है। हैमस्ट्रिंग क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है हमारी बॉडी में। तो ये था अगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब
पहला और दूसरा इन दोनों को कंबाइन करें तो होल्ड रिलैक्स एंड अगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन मेथड होता है, जिसको कॉम्बिनेशन मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम पहले ये वाला मेथड परफॉर्म करेंगे, फिर दूसरा मेथड परफॉर्म करेंगे, उसके बाद पेशेंट को रिलैक्स करेंगे, फिर नई रेंज में फिर ये वाला परफॉर्म करेंगे, फिर ये वाला परफॉर्म करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन में चलता है। अब इनको ये जो स्ट्रेचिंग है बहुत ही बेहतर मानी जाती है, बहुत ही जल्दी रिजल्ट देती है, बट इसको आपको ठीक से करना है, सही तरीके से करना है। अब हम एक नई टाइप है स्ट्रेचिंग की जिसको मैं अब डिफाइन करने जा रहा हूँ। और जो लास्ट हमारा टाइप है वो है हाइपरबोलिक टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग। सो हाइपरबोलिक एक ऑनलाइन मेथड है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांड इसी चीज़ की होने वाली है या हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि हम कई सारे मेथड जैसे कि पीएनएफ, स्टैटिक, डायनेमिक, सभी मेथड्स को कंबाइन करके हम ये दावा करते हैं कि हम पूरी बॉडी, फुल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ला देंगे सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते में, 4 वीक्स में। ठीक है, तो हाइपरबोलिक में हम कई सारी टेक्निक्स का यूज करके जैसे जिसको जो सही पड़े, जो फिट पड़े, जो भी इंडिविजुअल है, मेल फीमेल, उसके हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से जो सूट करेगा, सारे मेथड स्टैटिक, डायनेमिक, पीएनएफ सबको कंबाइन करके फिर हम लोग हाइपरबोलिक प्रोग्राम एक बनाते हैं, उसके लिए स्ट्रेचिंग करते हैं। ये ऑनलाइन प्रोग्राम होता है और आने वाले फिटनेस जर्नी में, फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो हाइपरबोलिक प्रोग्राम ये दावा करता है कि ये सबसे ज़्यादा मसल को प्री एग्जॉस्ट करता है सो दैट स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा हो सके। सो हाइपरबोलिक को भी आप अवॉइड नहीं करिएगा, इसके बारे में आप ज़रूर रिसर्च करिएगा। अब हम चलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग पे। सो ये है हमारी डिटरमिनेंट्स, जिसमें कि सबसे पहला है इंटेंसिटी। तो जब भी हम किसी पेशेंट को स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करते हैं तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? लो। इंटेंसिटी क्या है कि हम स्ट्रेचिंग को कितना आराम से कर रहे हैं, यानी हमने उसको लिया और बस बढ़ाते चले गए, नहीं, इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़नी चलेगी। पहली बार में हमने 30 डिग्री ले गए, अगली बार में हम 40 डिग्री ले जाएंगे, उसके बाद फिर 50 डिग्री ले जाएंगे। तो जो इंटेंसिटी है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ानी है। इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि पेशेंट का जो मसल है उसमें क्रीप आ जाए, मतलब कि क्रीप एक ऐसा फिनोमेना कह सकते हैं आप, जिसमें कि जब किसी चीज़ के ऊपर हम लगातार लोड डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, तो वो अपना जो शेप होता है उसको चेंज कर देता है। तो मसल के ऊपर जब हम धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो मसल में क्या होगा, इलोंगेशन हो जाएगी, मसल की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। हमें इतना भी इंटेंसिटी नहीं बढ़ा देना है कि वो मसल फट जाए या उस मसल में कोई कॉन्ट्रैक्चर हो जाए। ओके, फिर सेकंड आता है हमारा ड्यूरेशन। कितने टाइम तक स्ट्रेचिंग देना चाहिए? तो मिनिमम 10 सेकेंड्स से 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से ज़्यादा 90 सेकेंड तक भी हम बहुत कुछ टाइप्स में जाते हैं, बट जो एक मिनिमल है, जो एक स्टैंडर्ड माना गया है, वो 10 से 30 सेकेंड। जब भी पहले स्ट्रेच देंगे वहाँ पे हम 10 सेकेंड देंगे, फिर 15 सेकेंड से 20 सेकेंड बढ़ाएंगे, फिर मैक्सिमम 30 सेकेंड देंगे। 30 सेकेंड तक बेस्ट माना जाता है। फिर आता है फ्रिक्वेंसी, यानी कितनी बार हम किसी मसल को स्ट्रेच करेंगे, कितने टाइम में करेंगे। तो फ्रिक्वेंसी क्या है? 2 से 4। जिस मसल को आप स्ट्रेच करो उसको 2 से 3 बार या 4 बार इसको स्ट्रेच करो, 2 से 3 दिन पर वीक। यानी हफ्ते में आप किसी मसल को अगर स्ट्रेच कर रहे हो तो 2 से 3 दिन करो, अल्टरनेट डेज पे करो, मगर डेली उसको स्ट्रेच नहीं करते रहना कि आप पूरे हफ्ते उसको स्ट्रेच कर रहे हो, मसल में फटीग हो जाएगा। फिर आता है स्पीड, कितनी स्पीड के साथ मसल को स्ट्रेच करना है। तो स्पीड हमेशा स्लो होनी चाहिए। अगर किसी मसल को आप बहुत तेजी से साथ स्ट्रेच करोगे तो वहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, मसल इलोंगेशन के बजाय। तो हमें स्पीड हमेशा लो रखनी है। फिर आपका आता है मोड। मोड यानी कि किस तरीके का स्ट्रेचिंग आप दे रहे हैं, बैलिस्टिक मोड में दे रहे हैं या किसी और मोड में दे रहे हैं। तो मोड डिपेंड करता है पेशेंट कैसा है, उसको कंडीशन उसकी क्या है, वो पेशेंट असिस्ट कर रहा है या एकदम ही पैसिव मूवमेंट कराना है, वो डिपेंड करता है। तो मोड डिपेंड करता है। ये सारी हैं इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, मोड, ये सारी हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग। इसको आपको जरूर याद होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए और स्ट्रेचिंग अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। Now here comes the most important part of stretching. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, सॉफ्ट टिश्यूज की, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज की प्रॉपर्टी। तो देखो यार, स्ट्रेचिंग सारे फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं, बट आपको एक फाउंडेशन, आपको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि स्ट्रेचिंग हम कर रहे हैं तो मसल्स के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, मसल्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम किसी मसल को खींचते तानते हैं तो मसल लंबी हो जाती है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू में, यानी सॉफ्ट टिश्यू क्या होती है? हमारी मसल्स, ठीक है, यहाँ पे लिगामेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ बेसिकली हम मसल्स की बात कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? देखो यार, इसकी प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ चेक कर लेना। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इलास्टिसिटी में जब भी हम किसी मसल को लेंथनिंग कराते हैं, उस पर स्ट्रेस या लोड डालते हैं, फिर उसको छोड़ने के बाद मसल अपने वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। जस्ट लाइक रबड़ को हम खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, रबड़ अपने वापस उसी स्टेज में आ जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। फिर आती है प्लास्टिसिटी। जब किसी भी मसल को हम इतना खींच देते हैं, इलोंगेट कर दे कि वो डिफॉर्म हो जाए, वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में ना आए, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। यानी हमने किसी चीज को खींच दिया, वो खींच ही रह गई, ठीक है, तो वो होती है प्लास्टिसिटी। फिर आता है क्रीप।
क्रीप एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी चीज पे लगातार स्ट्रेस डाल रहे हैं, किसी मसल पे लगातार स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस उसमें आ जाते हैं, यानी वो डिफॉर्म वो भी हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं प्लास्टिसिटी उसमें आ जाती है, तो उसी को बोलते हैं क्रीप। ध्यान दीजिएगा, जब बहुत ज्यादा हम किसी पे स्ट्रेस डालते हैं तो वो क्रीप से आगे कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है, वो फटीग हो जाता है। तो हमें क्रीप से ज्यादा कभी भी स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। फिर चौथी प्रॉपर्टी है स्ट्रेस रिलैक्सेशन। जब कोई मसल को हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस फील होता है। ओके, जब भी आप किसी मसल को स्ट्रेच करो रेजिस्टेंस फील होता ही होता है। तो जब हम किसी मसल को रिलैक्स मतलब इतना स्ट्रेच कर देते हैं कि वो जो हमें रेजिस्टेंस फील हो रहा है वो अब नहीं फील हो रहा है, मतलब मसल जो है वो इलोंगेट हो चुकी है, वो स्ट्रेच हो चुकी है। तो जब वो रेजिस्टेंस गायब हो जाए उस मसल से, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन, यानी अब उस मसल को आप स्ट्रेच करेंगे तो वहां पर कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है विस्को इलास्टिसिटी। विस्को इलास्टिसिटी मतलब कि प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी दोनों की प्रॉपर्टी को मिला के विस्को इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बनती है। ओके, सो ये थी हमारी सॉफ्ट टिश्यू की मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल वर्ड आपको पता होगा, यहाँ जब वहां पे मैकेनिक जहाँ पे कोई लोड स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, यानी कैसे हमारे ब्रेन से, कैसे न्यूरॉन से कनेक्टेड है हमारी मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारी मसल्स में मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल हमारे मसल्स में क्या करता है, ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स को स्ट्रेच रिफ्लेक्स को ये महसूस करता है और एक रिफ्लेक्स देता है हमारी ब्रेन में, जिसकी वजह से हमारी जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। जस्ट आपने हैमर देखा होगा, तो हम लोग हैमर अपने बाइसेप के टेंडन पे जैसे ही जर्क मारते हैं तुरंत वहां पे स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, तुरंत हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। हम अपने पटेला पे जैसे ही हैमर मारते हैं तुरंत, तो एक बेसिक जो फिनोमिना होती है मसल की कि जब भी वहां पे स्ट्रेच होगा तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स जाएगा, जिसकी वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये स्पीड को भी काफी महसूस करती है। ये मसल की प्रॉपर्टी है। दूसरी मसल की प्रॉपर्टी हमारे जीटीओ, गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ये एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है हमारे मसल के टेंडन्स में। ये क्या करता है, बेसिकली जब भी कोई मसल पे हम लोग स्ट्रेस देते हैं, मसल पे हम लोग स्ट्रेस देते हैं, तो वो उसमें ऑटोजेनिक इनहिबिशन के थ्रू उस मसल को रिलैक्स करा देती है। ओके, मतलब ये टेंशन को फील करती है। जब भी किसी मसल पे टेंशन आएगा, ये तुरंत दिमाग में सिग्नल भेजेगी और उस मसल को टेंशन के बदले में उस मसल को रिलैक्स करेगी। कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसको आप डीप में तब पढ़ेंगे जब आप मसल्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन नाम से पता चल रहा है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जीटीओ काम कर रहा था ऑटोजेनिक इनहिबिशन पे, ये काम कर रहा है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। मतलब जब भी कोई अपोजिट मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कि मान लीजिए बाइसेप है अगोनिस्ट, ट्राइसेप है एंटागोनिस्ट, तो जब अगोनिस्ट मसल को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो एंटागोनिस्ट मसल है, जो ट्राइसेप मसल है, वो रिलैक्स होगी। सेम उसी का उल्टा, अगर हम लोग ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी हम लोग हाथों का एक्सटेंशन करा रहे हैं, ट्राइसेप का वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारी जो एंटागोनिस्ट मसल यानी जो बाइसेप है वो रिलैक्स होगी। तो इसके थ्रू भी हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं। ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। हमारी नर्व्स ऐसे ही काम करती है, हमारे मसल्स में ये प्रॉपर्टी होती है जो न्यूरॉन से कनेक्टेड होती है और ऐसे काम कराती है। फिर आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल या कनेक्टिव टिश्यू की बात करें। अगर हम मोटा मोटा कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, जहाँ पे लिगामेंट्स भी, टेंडन्स भी हैं, मसल्स भी हैं, तो एक 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 जनरल टर्म ये था, उसी का एक ये बताने का भी तरीका है। देखिए, जब भी किसी मसल को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, वहां पे जो सबसे पहला इनिशियल स्टेज होता है, जब यहाँ पे हम लोग हल्के से स्ट्रेस देते हैं, मसल में तनाव आना शुरू होता है, तो वहाँ उसको बोलते हैं टो रीजन। मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, मसल्स में जो कोलाजन होता है, कोलाजन प्रोटीन जो होता है, वो थोड़ा थोड़ा लेंथनिंग उसमें शुरू हो जाती है। ठीक है, और आगे जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन, यानी जब हम मसल को इतना इलांगेट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर उस मसल को हम लोग छोड़ेंगे तो वो मसल अपने वापस उस स्टेज में आ जाएगी। फिर आता है प्लास्टिक रीजन, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, उस मसल को इतना इलांगेट कर दो कि वो डिफॉर्म हो जाए, वापस अपने स्ट्रक्चर में जाए, मसल स्ट्रेचिंग हो चुकी है। फिर लास्ट आता है फेलियर रीजन। फेलियर रीजन मतलब हमने मसल को इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया कि अब उस मसल में फटीग आ गया है, वो मसल अब कॉन्ट्रैक्चर आ चुका है, तो उसको बोलते हैं फेलियर रीजन। इन चारों रीजंस को हम एक कर्व में दिखाते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आप वो कर्व भी देख सकते हो, मैंने उस पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। आपकी लक्ष्मी नारायण की बुक ऑफ थेराप्यूटिक साइंस में भी ये कर्व बना हुआ है, आप चाहेंगे तो मैं इस कर्व पे एक और वीडियो बना दूंगा। फिर आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। देखो, हमारी बॉडी में नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी है। स्ट्रेचिंग में भी हम मसल्स के साथ साथ ज्वाइंट का, स्किन का भी स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अगर हम लोग वहाँ पे ज्वाइंट्स यानी बोन्स जहाँ पे इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपके लिगामेंट, जहाँ पे आपकी और भी चीजें, बोनी पार्ट बेसिकली इन्वॉल्व है, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उनकी प्रॉपर्टी होती है लो इलास्टिसिटी। उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, उनको आप खींचतान करेंगे वो बहुत बहुत कम, बहुत ऐसा रेयर होगा कि वो खींच जाए। ठीक है, हाई टेंशन स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है, मतलब उन पे आपको बहुत ज्यादा उन पे स्ट्रेस देना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो
उनमें टेंशन आएगी। सडन फोर्स, अगर आपने उनमें सडन फोर्स दिया तो क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी ऑब्वियसली। कोई जॉइंट आपने उस पर अचानक से झटका, कोई बोनी पार्ट पे झटका देंगे, टूट जाएगा। फिर अडेप्ट स्लोली टू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस पे बहुत धीरे धीरे अडेप्ट करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमारी बोनी पार्ट होती है वो स्ट्रेस नहीं होती है, ऐसा ऊपर ऊपर देखा जाए तो वो स्ट्रेस नहीं होती है, बट डीप डाउन देखा जाए तो अगर लगातार कोई स्ट्रेस पड़ रहा है हमारी बोनी पार्ट्स पे तो उनमें भी, उनके गर्थ में भी, उनके स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। और एक अगर जॉइंट की बात करें तो जॉइंट में भी स्ट्रेचिंग होती है, आप पढ़ेंगे आगे। नाउ द लास्ट टॉपिक, कि अगर हम लोग को एक अच्छा स्ट्रेस देना है किसी को तो कुछ और चीजें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है हीट। देखो यार, जब भी किसी को तुम स्ट्रेचिंग दे रहे हो तो अगर वहाँ पे हीट लगा देते हो, ठीक है, लाइक जैसे क्लिनिक पे आप डाइथर्मी मशीन यूज करते हो, हॉट वाटर बैग देते हो, अल्ट्रासोनिक देते हो, ये सब चीज़ों से थोड़ा बहुत हीट इंड्यूस होता है। तो उससे क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, वहाँ पे जो अल्फा बीटा फाइबर्स होते हैं मसल्स में वो रिलैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से मसल इलोंगेट और जल्दी होगा। कोलाजन फाइबर भी जो होता है वो इलोंगेट हो जाता है, तो स्ट्रेचिंग आसानी से होता है। तो ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि स्ट्रेचिंग देने से पहले हमेशा हमें हीट अप्लाई करना चाहिए, कोई इलेक्ट्रोमोडालिटी अप्लाई करना जिससे वो मसल हीट हो सके। फिर दूसरा आता है कोल्ड। देखो जब कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेचिंग देने के बाद पेन आ जाता है, पेन इंड्यूस हो जाता है, तो वहां पे हम लोग को तुरंत क्या करना होता है कि हम लोग कोल्ड अप्लाई करेंगे, आइसिंग करेंगे उस मसल की। उससे क्या होता है, जो ब्लड हमारा होता है वो थोड़ा सा वहां पे स्लो हो जाता है, वहां पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से पेन इंड्यूस कम होता है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, कोल्ड कभी भी स्ट्रेचिंग से पहले नहीं, स्ट्रेचिंग के बाद देना है, इफ देयर इज पेन, इफ देयर इज स्वेलिंग और इंजरी। ओके, नाउ मसाज। मसाज भी हम लोग देते हैं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने को, उस एरिया का न्यूट्रिशन बढ़ाने को, लोकल रिलैक्सेशन बढ़ाने को। एंड मसाज को आप पहले भी दे सकते हैं, हीट के बाद भी आप मसाज दे सकते हैं, बेटर स्ट्रेच आता है। फिर आता है वार्म अप या फिर एक्टिव एक्सरसाइजेस। आपने देखा होगा हम लोग ऑसिलेटरी मूवमेंट्स करते हैं, हम लोग वार्म अप करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो उसके बाद आप जो क्या होता है कि सर्कुलेशन बढ़ जाता है, एंड देन आप अगर स्ट्रेचिंग करते हो तो वो काफी इफेक्टिव माना जाता है। फिर लास्ट है जॉइंट मोबिलाइजेशन। जब भी आप स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच करने से पहले हमेशा जॉइंट्स को मोबिलाइज करो, उससे जॉइंट्स के बीच में जो एडहेशंस होते हैं वो हट जाते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्लड जो होता है वो वहाँ पे न्यूट्रिशन वहाँ का बढ़ जाता है, और उसकी वजह से स्ट्रेचिंग अच्छे से होती है और फटीग होने का चांस काफी कम हो जाता है। तो ये था इफेक्टिव स्ट्रेचिंग का मेथड। अब इस टॉपिक में बचता है इसका प्रिकॉशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वो सब मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है, वन लाइनर सब सारे नोट्स हैं, तो इतना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आई गेस। सो ये था ऑल अबाउट स्ट्रेचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझसे कमेंट्स में पूछिए, एंड प्लीज ये वीडियो शेयर करिए उन लोगों तक जिनको इसकी जरूरत है, एंड ऑल्सो गिव अ रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा और इस टॉपिक में आपको क्या नया सीखने को मिला। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।